411वें एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से कहानी को प्यार देते रहें और हमें कमेंट करके जरूर बताते रहें कि आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। युवराज बार बार कोमलिका की कमजोरी पर वार करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पाया। इतने में ही कोमलिका ने उसके सबसे संवेदनशील कमजोरी पर वार कर दिया था और युवराज को एकदम से बड़ा ही झटका लगा। भीड़ भी इसी बीच गूंज गई थी, लेकिन उस गूंज में अब एक अजीब सी खामोशी थी। उम्मीद की डोर टूटती नजर आ रही थी। दोनों फाइटर अपने अपने कॉर्नर में आ गए थे। यहाँ कोमलिका अपनी जीत के कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी, वहीं युवराज गहरे तनाव और थकावट से घिरा हुआ था। जमीन पर वो बैठ गया था, माथे पर पसीना आ गया था, सांसें तेज हो गई थी। राउंड 2 में जो कोमलिका ने किया वो उसे सिर्फ उसकी ऊर्जा ही खत्म नहीं की, उसके आत्मबल को भी गहरा ठेस पहुंचा दिया था। दर्शकों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। कुछ लोग कह रहे थे, अरे अब कंटेस्टेंट 089 की वापसी तो असंभव है भाई। ऐसा हमला तो हमने आज पहली बार देखा है। ऐसे हमले से कोई वापसी नहीं करता। बेटा कंटेस्टेंट नंबर 247 ने तो उसके प्राण ही निचोड़ दिए। वीआईपी सेक्शन में बैठे सीनियर फाइटर भी अब हार मानने लगे थे। एक सीनियर ने दूसरे से कहा, देखिए कंटेस्टेंट नंबर 089 अच्छा लड़ा, लेकिन कंटेस्टेंट 247 का अनुभव भारी है और अब वो इस राउंड में बस फॉर्मेलिटी ही बाकी है। लेकिन हम मान सकते हैं कि 247 असल में जीत ही चुकी है। लेकिन इस भीड़ भाड़ में चेहरा एक ऐसा था जो चुपचाप बैठा हुआ था। सीनियर अभिमन्यु उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही थी। वो उस क्षण को याद कर रहे थे जब उन्होंने पहली बार युवराज को फाइट करते हुए देखा था, जब रोशनी ने पहली किक मारी थी और जब राधिका ने उसकी टीम को ज्वाइन किया था। उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें युवराज से लगाई हुई थी और वो राधिका जैसी होनहार छात्रा भी उनकी टीम में थी। फिर भी अगर हार हो जाएगी तो ये सिर्फ युवराज की हार नहीं, पूरी टीम की होगी। लेकिन इस बार शायद उनका सपना टूटने वाला था। दिल तो टूट गया था और वो वहीं पर सितर होकर बैठे हुए थे। उनकी आंखें शांत थी पर भीतर गहरी ज्वाला सुलग रही थी। वो जानते थे कि अगर वो फाइट युवराज हार गया तो इस बार भी उनके आश्रम से कोई वर्ल्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में जा नहीं पाएगा। उधर युवराज कॉर्नर में बैठा था, उसके माथे पर पसीना आ गया था और उसको जो स्टेडियम की रोशनी थी वो लगातार चुभते हुई नजर आ रही थी। तभी सिंधु उसके पास आई। उसके हाथ में एक स्पेशल एनर्जी ड्रिंक थी, वो ऊर्जा से भरपूर थी। उसने सीनियर अभिमन्यु के कहने पर तैयार किया था। उसने आते ही युवराज को वो बोतल थमा दी और युवराज ने बगैर कुछ बोले बोतल को मुंह से लगा लिया और घूंट घूंट करके अंदर ले गया। उसकी सांसें थोड़ी सामान्य हुई। तभी राशि उसकी बाईं और कुछ थामे हुए आई। उसने धीमे से एक चमचमाती गोल्डन बोतल की एक सफ्टी जैसी चमकती हुई संत लेवल की ऊर्जा गोली निकाल कर युवराज के सामने रख दी। जैसे ही उसने वो गोली निकाली, उसकी शुद्ध सुगंध पूरे स्टेडियम में फैल गई। दर्शक की आंखें फटे की फटी रह गई। कई दर्शक गोली को पहचान गए थे। अरे अरे, ये तो ऊर्जा स्तर की गोली है। ये गोली तो सिर्फ सीनियर फाइटर को दी जाती है, लेकिन इस बच्चे के पास कहां से आई? दर्शकों के बीच खलबली मच गई थी। वीआईपी सेक्शन में बैठे कुछ सीनियर्स आपस में बात करने लगे थे। ये गोली तो वही है जो सिर्फ संत लेवल शबर एक्सपर्ट को दी जाती है। क्या ये लड़का संत शबर एक्सपर्ट है? राधिका थोड़ी देर के लिए असहज हो गई। उसे लगा कि शायद राशि ने उसके दिए गए सीक्रेट उपहार को पब्लिक कर दिया गया है, मगर उसके लिए पल ये उसके दिल में एक सुकून सा भी बना हुआ था। ये लो युवराज, राधिका दीदी ने दी है, बचा कर रखी थी इमरजेंसी के लिए। अब हम हार नहीं सकते, राशि ने आवाज में दृढ़ता लाकर कहा। युवराज मुस्कुराया। उसकी आंखें थकी हुई थी। उसने राशि के हाथ से गोली ली और बगैर कुछ कहे मुंह में डाल ली। गोली मुंह में जाते ही घुल गई और एक ठंडी तरल ऊर्जा ने उसकी जीभ को छुआ और फिर पूरे शरीर में फैल गई। उसकी रीढ़ की हड्डी से लेकर उसकी हथेलियों तक हर कोशिश में जैसे जीवन की नई लहर दौड़ पड़ रही। लेकिन उस ऊर्जा की मात्रा इतनी अधिक थी कि युवराज ने उसकी दिशा समझ नहीं आ रही थी। वो खुद ही बड़बड़ाने लगा था, इतनी जल्दी इतनी ऊर्जा, मैं ये कैसे कंट्रोल करूंगा? अगर ये फूट गई तो मेरा शरीर इसे झेल नहीं पाएगा। तभी एक आवाज आई और उसने कहा, युवराज जल्दी से अपनी टी शर्ट ऊपर करो, मैं तुम्हारे ऊर्जा बिंदु को पंचर कर देती हूँ। राधिका वहां आ गई थी। उसका चेहरा शांत था। युवराज ने बिना झचके अपने टी शर्ट ऊपर की और उसके सीने और पेट की मांसपेशियां ऊर्जा के प्रभाव से कांप रही थी। राधिका ने बिना समय गवाए जल्दी से कुछ बिंदुओं पर सुई चुभोई और छाती के बीच
नाभि के ऊपर और गर्दन के नीचे कंधे के मोड़ पर लगातार सुइयां लगाती जा रही थी। सुई लगते ही जैसे युवराज का शरीर झंझना उठा। आंखें एकदम फैल गई और एक तेज चीख उसके गले में अटक कर रह गई। लेकिन उसके कुछ ही पलों के बाद उसके चेहरे पर संतुलन और शांति फैल गई थी। सुई लगते ही उसकी ऊर्जा केंद्रित हो गई। उसका शरीर अब हल्का लग रहा था, जैसे वो हवा में उठ गया था। राधिका ने उसकी तरफ देखा और देख धीरे से मुस्कुराई। अब तुम लड़ सकते हो और इस बार हारने का कोई चांस नहीं है। भीड़ भी स्तब्ध थी, लेकिन उनकी आंखों में संशय के साथ साथ आशा की किरण भी आने लगी थी। क्या जस्टिस किंग वापसी करेगा? क्या वो मौत की देवी को हरा पाएगा? और वहीं सीनियर अभिमन्यु की आंखें थोड़ी नम हो गई थी, लेकिन उनके होठ पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, अब वो हमारा फाइटर बनेगा। तभी रेफरी ने तीसरे और अंतिम राउंड की सीटी बजा दी। पूरे वातावरण में एक गूंज सी फैल गई। दर्शकों की सांसें थम गई थी। हर आंख बस रिंग के केंद्र में आ गई थी। दोनों फाइटर धीरे धीरे अपने कोनों से निकलकर रिंग के बीचों बीच आ गई। रेफरी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर इशारा किया और फिर अपने हाथ नीचे करते ही तीसरे राउंड की शुरुआत कर दी। उनकी चालों में अब कोई संकोच नहीं था। उनकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, युवराज को खत्म करना। कोमुल्का की अपनी स्पेशल तकनीक 100 पंच तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। हिबाजीकुआन की एक अत्यंत कठिन और तीव्र तकनीक थी, जिसमें लगातार 100 घूंसे एक ही सेकंड में अपोनेंट को मार दिए जाते थे। उसकी गति इतनी तेज थी कि आम दर्शक उसकी हरकतों पर नंगी आंखों से पकड़ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन युवराज अब कोई सामान्य कंटेस्टेंट नहीं था। उसके भीतर अभी अभी संत ऊर्जा की एक विशाल लहर जागृत हो गई थी। राधिका द्वारा उसके ऊर्जा बिंदु पर की गई एक्यूपेंचर ने उसकी ऊर्जा को स्थिर और केंद्रित कर दिया था। अब वो केवल देख नहीं पा रहा था, भीतर से वो हर चीज को महसूस कर रहा था। उसने कोमिल्का के हर पंच का अनुमान लगाना शुरू कर दिया था। उसने अपने दोनों हाथों और पैरों से बड़े ही सहज भाव से इन पर लगातार आ रहे घुसों को रोक रहा था। हर बार पर जब कोमिल्का एक पंच हवा को चीरता हुआ युवराज की ओर आता, वो या तो उसे अपने हाथों से ब्लॉक कर देता या अपने शरीर को हल्का सा मोड़ कर बचा लेता। वीआईपी लॉन्ज में बैठे सीनियर फाइटर्स इस मुकाबले को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। एक सीनियर फाइटर ने कहा, यह लड़का तो अब कुछ और ही बन गया है। इतनी तेज गति से आने वाले पंचों को भी इसने मोड़ना शुरू कर दिया। बगल में बैठे मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तकनीक किसी किताब से नहीं आती, ये तो अनुभव, पीड़ा और सही मार्गदर्शन से आती है। लगता है इसके पीछे किसी कुशल गुरु का हाथ है। सीनियर अभिमन्यु की आंखें युवराज पर ही टिकी थी। उनके दिल में एक प्रकार की पीड़ा और गर्व का मिश्रण चल रहा था। वो जान चुके थे कि युवराज ने ऊर्जा गोली का प्रभाव कैसे नियंत्रित किया और वे तीसरे राउंड में वापसी करने जा रहा था। दर्शक गैलरी में भी उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा था। लोग फिर से जस्टिस किंग चिल्लाने लगे थे। एक युवक ने अपने दोस्त से बोला, अरे देखा क्या, वो सारे पंच रोक रहा है। ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूं कि आज फिर से जस्टिस किंग ही जीतेगा। इतने में दूसरा बोल पड़ा, भाई मैं अभी अभी अपने रुपए फिर से जस्टिस किंग की ओर लगा कर आया हूं। एक बार वो उड़ा देगा सबको। राधिका रोशनी राशि भी दर्शकों के बीच बैठी गंभीरता से मुकाबला देख रही थी। राशि के होठों पर एक साहस की झलक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ अब थोड़ी थोड़ी ये कंटेस्टेंट 247 दबाव में आ रही है। वो अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन युवराज उसकी हर चाल समझ चुका है। रोशनी ने भी सिर हिलाते हुए कहा, और उसके पंचों में अब वो धार भी नहीं रही, उसकी गति कम हो रही है। सिंधु ने उत्साहित होकर कहा, लेकिन देखो ना, युवराज जी अब तक एक बार भी वार नहीं करे, वो बस बचाव ही कर रहे हैं। राशि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद वो इंतजार कर रहे हैं, जब सही समय आएगा तब वो वार करेंगे। रिंग में कोमलिका अब पसीने से भीग चुकी थी। उसकी सांसें भारी हो रही थी, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो जानती थी कि अगर उसने यह हमला रोक दिया तो युवराज को वापसी का मौका मिल जाएगा। लेकिन अब वो ये समझ रही थी कि उसके सारे प्रयास वैसे ही खाली जा रहे थे। युवराज अब धीरे धीरे उसकी गति और पैटर्न को न केवल पढ़ रहा था, बल्कि उसे एक एक करके डिकोड भी कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि कोमलिका हमलों की दिशा किस गति से और किस कोण से लगातार बदलती है। दर्शक गैलरी में बैठा हर कोई युवराज की जबरदस्ती वापसी से स्तब्ध था। लोग फिर से उसी जोश के साथ उसकी तारीफ कर रहे थे जैसा पहला करते थे। जस्टिस किंग, आई लव यू जस्टिस किंग। अगले ही कुछ क्षणों में कोमिल्का की 100 पंच तकनीक खत्म हो गई। वो हल्की हाँफती हुई 2 कदम पीछे हटी और एक क्षण के लिए चौंक कर युवराज की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, एक प्यारी मुस्कान चल रही थी। युवराज ने अपने धीरे दोनों कंधों को घुमाया और अपने पैरों की स्थिति को फिर से संतुलित किया और अब की बार वो चाल के लिए पूरी तरह से तैयार था। क्या करेगा अब युवराज? क्या युवराज उसको हरा देगा?
क्या कुछ और ही हो जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, 412वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दोनों फाइटर्स थके हुए थे, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली थी। युवराज ने निर्णय ले लिया था कि अब बहुत समय हो गया है, उसे अपनी तकनीक का इस्तेमाल करना ही होगा। और वो जो तकनीक इस्तेमाल करने जा रहा था वो थी ट्रू फिंगर डिस्ट्रैक्शन मूव। ये केवल एक ऐसी तकनीक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सदी की ऊर्जा संचित स्वरूप था। जब युवराज ने अपने दोनों हाथों को आगे किया और अपनी मिडल एंड इंडेक्स फिंगर को सीधा करके उस स्पेशल पोजीशन में लेकर आया, तो ऐसा लगा गया जैसे समय सा ठहर गया। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। दर्शकों की सांसें थम गई। आकाश में घने बादल चिर गए। मानव प्रकृति भी इस तकनीक की ऊर्जा को महसूस कर रही थी। युवराज की उंगलियों से निकलती हुई ऊर्जा इतनी तेज थी कि सामने बैठे दर्शकों की त्वचा पर झुरझुरी दौड़ गई। वीआईपी सेक्शन में बैठे सीनियर फाइटर एक दूसरे की ओर देखकर फुसफुसाने लगे थे। क्या 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 कंटेस्टेंट 089 की सबसे खतरनाक तकनीक है? लेकिन इसमें खतरा भी उतना ही है। अगर ऊर्जा नियंत्रण में नहीं रही तो शरीर फट जाएगा। कोमलिका, जो अब और क्रूरता और आक्रामकता से इस अल्टरनेटिव बन चुकी थी, अचानक कांपने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई सामने फाइटर नहीं बल्कि कोई प्राचीन देवता खड़ा हो, जिसने फाइट का न्याय करने का निर्णय ले लिया था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो महसूस कर सकती थी कि उसकी आत्मा युवराज की उंगलियों से निकल रही ऊर्जा दबाव में धीरे धीरे थर्राने लगी थी। ये क्या है? ये इंसान नहीं हो सकता। कोमलिका के मन में एकदम से ख्याल आया। दूसरी ओर राधिका की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी पलकें जैसे स्थिर हो गई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने रोशनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रोशनी, रोशनी, ये वही मूव है, वही मूव जिसके सामने वाले की मौत कन्फर्म है। इसे पूरी दुनिया के सामने अब पहली बार देखा जाएगा। रोशनी और राधिका दोनों एक दूसरे की ओर देखकर समझ गई थी कि कुछ असाधारण होने वाला है। दर्शकों में एक लहर दौड़ गई। कुछ लोग सीट पर खड़े हो गए थे और अपना मोबाइल का कैमरा ऑन कर चुके थे। हर ओर एक नारा गूंजने लगा था, जस्टिस किंग, जस्टिस किंग। युवराज ने जैसे ही अपनी उंगलियों को पूरी ऊर्जा संचित की, जमीन हल्के से कांप उठी और बिना समय गवाए उसने आगे की ओर छलांग लगाई और ट्रू फिंगर मूव से सीधा कोमलिका की छाती पर वार कर दिया। कोमलिका ने तुरंत अपनी बाजुओं से इस वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ युवराज की उंगलियों से टकराया, एक तेज धमाका हुआ और कोमलिका 2 कदम पीछे खिसक गई। उसने संभलकर फिर अपना वार रोका, लेकिन इस बार वही हुआ। उसके शरीर में झटका लगा और उसकी सांसें फड़फड़ाने लगी। युवराज ने तीसरा और सबसे शक्तिशाली वार, उसकी उंगलियों के नीली बिजली निकली और प्रतीत हुई, और यह वार इतना तेज था कि कोमलिका चाहकर भी उसे ब्लॉक नहीं कर पाई। वार सीधा उसकी छाती के नीचे वाले हिस्से पर पड़ा, और जो पहले ही उसकी कमजोरी बन चुका था। एक जोरदार आवाज के साथ कोमलिका का देह हवा में उछला और स्टेडियम में दूसरी ओर बनी दीवार पर जा टकराया। दीवार के साथ टकराते ही पेट से तेज धमाका हुआ और उसका शरीर जमीन पर आ गिरा। रेफरी तुरंत दौड़ता हुआ आया और डॉक्टरों को बुलाया गया। स्टेडियम के अंदर खामोशी छा गई। फिर जस्टिस किंग के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। राधिका की आंखों में आंसू बहने लगे थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उसने फुसफुसा कर कहा, मैं जानती थी कि तुम हार नहीं मान सकते युवराज। तुमसे बड़ा फाइटर कोई है ही नहीं। सभी सीनियर फाइटर भी खड़े होकर ताली बजाने लगे थे। खुद सीनियर अभिमन्यु भी आंखों में गर्व झलक रहा था। युवराज शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। वो जानता था कि ये सिर्फ एक जीत नहीं, उसकी जिंदगी का सवाल था। रेफरी ने रिंग के बीच बीच आते ही ऊंचे स्वर में अनाउंसमेंट की, तीसरे राउंड के साथ ही इस फाइट के विजेता है कंटेस्टेंट नंबर 089। वह इस फाइट के साथ ही फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। अब प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट 089 को 30 मिनट का विश्राम दिया जाता है। कंटेस्टेंट 089 रेस्ट रूम में जाकर आराम कर सकते हैं। उसके बाद कंटेस्टेंट 089 की फाइट कंटेस्टेंट नंबर 001 के साथ होगी। अनाउंसमेंट पूरे अखाड़े में फैल गई। दर्शकों की तालियां और सीटियों के थपथपाहट के बीच युवराज ने गहरी सांस ली। उसका शरीर पूरा पसीने से लथपथ था और आंखों में जीत की चमक आ गई थी। उसके बाद वो सीधा रेस्ट रूम की ओर आ गया। राधिका बार बार युवराज की ओर ही देख रही थी। उसकी चाल में थकान तो थी, पर आंखों में चमक अब भी वही थी। रोशनी ने धीरे से कहा, सीनियर, आपने तो कमाल कर दिया। जीत नहीं, उसकी रूह भी आपने हिला दी। युवराज मुस्कुराया और बोला, रोशनी, अभी तो फाइनल फाइट भी बाकी है। जैसे वो रेस्ट रूम में आया, ठंडी हवा और शांत वातावरण ने सबके तन को फिर से थोड़ी राहत दे दी। युवराज ने दीवार से टिककर लंबी सांस ली और जमीन पर बैठ गया। तभी एकदम से दरवाजा खुला और सामने गुरु अभिमन्यु भी आ गए थे।
रोशनी ने उन्हें देखते ही सिर झुकाकर श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, आप यहाँ? अगर आपको कोई काम था तो मुझे कह देते, हम स्वयं आ जाते। आपने कष्ट क्यों किया? अभिमन्यु ने उनके शब्दों में कोई उत्तर नहीं दिया, बस हल्के से मुस्कान दी और युवराज की ओर कदम बढ़ाए। युवराज, जो अब तक नजरें झुकाए बैठा था, सीनियर को देखते ही तुरंत खड़ा हुआ और विनम्रता से सिर झुकाकर बोला, जी सीनियर। अभिमन्यु ने अपने पॉकेट से एक किताब निकाल ली और बोले, जूनियर, ये हमारे गुरुदेव वीर प्रताप सिंघानिया की सबसे विशेष और दुर्लभ तकनीकों का मैनुअल है। मुझे लगता है कि तुम्हें इससे समझकर इसका अभ्यास करना चाहिए। अगर तुम इस तकनीक को सीख गए तो फाइनल में कंटेस्टेंट 001 को हराना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं जानता हूं कि इतने कम टाइम में मैनुअल होल्ड कर पाना बड़ा मुश्किल है, फिर भी तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए। युवराज ने चौंकते हुए किताब की ओर देखा। ये कोई साधारण मैनुअल नहीं था, ये उसके दादा जी ने स्वयं बनाया था। उनकी जीवन भर की साधना और ज्ञान का निचोड़ था। किताब के कवर पर उभरे अक्षरों में लिखा हुआ था, गुप्त चक्रव्यूह प्रणाली, ऊर्जा के विरुद्ध ऊर्जा। अब मन्यु आगे बोले, मैं पिछले 5 सालों से कंटेस्टेंट 001 की हर फाइट देख रहा हूँ। मुझे उसकी कमजोरी पता है और उसकी कमजोरी है उसकी असीमित ऊर्जा। क्या? असीमित ऊर्जा भी उसकी कमजोरी हो सकती है? जैसे ये वाक्य अभिमन्यु के मुंह से निकला, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी अभिमन्यु की तरफ ही देख रहे थे। अभिमन्यु ने उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए समझाया, हाँ, असीमित ऊर्जा। वो लड़का इतना अधिक ऊर्जा संचय करता है कि कभी कभी उसे स्वयं का नियंत्रण नहीं रहता। उसकी चालें तेज होती है पर दिशाहीन हो जाता है। उसकी शक्ति प्रचंड है पर असंतुलित हो जाती है। युवराज, अगर तुमने सही ढंग से अपनी ऊर्जा को सहमित किया और इस तकनीक को ठीक से अपना लिया तो तुम उसकी इसी कमजोरी का लाभ उठा सकते हो। राधिका ने गहरी सांस ली। अमीनू की बातों पर मन ही मन समझने की कोशिश की। वही रोशनी के मन में ईर्ष्या का भाव आ गया था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी करस जलन लगी थी। उसने सोचा, इतनी कीमती और इतनी प्रभावशाली तकनीक गुरुदेव ने युवराज को दे दी, मुझे क्यों नहीं? परंतु युवराज के चेहरे पर कोई संशय नहीं था। उसने बिना कोई सवाल के पुस्तक को आदरपूर्वक अपने हाथों में लिया और जमीन पर पालथे मारकर बैठ गया। उसके बाद उसने उस किताब को देखना शुरू कर दिया था। उसमें छुपे हुए शब्दों के जैसे किसी प्राचीन मंत्र की तरह चेतना में उभरते चले जा रहे थे, उसके रक्त में प्रभावित हो रहे थे। चक्रव्यूह निर्माण चरण 1, पंचराशि संचालन। हाथ और पैरों की समन्वित गति से 5 ऊर्जा राशियों का संरेखण। युवराज ने तुरंत अपनी आंख बंद की और ध्यान केंद्रित करने लगा। उसने अभ्यास शुरू किया और दाएं हाथ की मुट्ठी कसकर बाएं पैर की एड़ी उठाकर उसकी ऊर्जा को शरीर में केंद्रित में लाना शुरू कर दिया। उसकी गति में एक लय थी। राधिका ने उसकी चाल को देखा और मंत्रमुग्ध हो गई। वो कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गई, सिर्फ युवराज और उसकी गति को आंखों में बसाना चाहती थी। रोशनी के दिल में जलन अब और भी गहराई से भरने लगी थी। क्या वो मुझसे बेहतर है? क्या मेरे गुरुदेव मुझे ये तकनीक क्यों नहीं दे सकते थे? उसका मन स्वयं ही प्रश्न करने लगा था, लेकिन वो जानती थी कि यह समय जलन का नहीं है, सीखने का ही है। कक्ष के एक कोने में बैठी सिंधु और राशि अब शांत थी और वो दोनों ये समझ रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो असामान्य ही चल रहा है। इस तकनीक का अभ्यास करते हुए युवराज की सांसें अब एक अलग ही ताल में चल रही थी। हर हरकत के साथ उसकी त्वचा की चमक आ रही थी और जैसे जैसे ऊर्जा उसके रोम में प्रभावित हो रही थी, वो न केवल इस तकनीक को सीख रहा था, उसके साथ और एक जैसा हो रहा था। उसी पल राधिका के मन में एक भाव उपजा, युवराज, शायद तुम्हें देखना मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है। शायद मैं वो अपने विचारों में खो गई थी। अचानक युवराज की आंखें खुली। उसने गहरी सांस ली और सभी की ओर देखा। मैं तैयार हूं। अब क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या युवराज तैयार हो गया था और वो 001 को हरा पाएगा? और ऐसे ही क्या शक्ति है 001 के अंदर? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 413वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज ने जैसे ही कहा कि मैं तैयार हूं, सबकी आंखें एकदम से उसी के ऊपर टिक गई। युवराज ने हाथ में वो गहरे नीले रंग की चमचमाती मैनुअल बुक थी। युवराज ने खड़े होकर वो किताब अपने हाथों में थमे सबकी ओर देखा और उनकी आंखों में गहराई थी और उसने फिर नरम और सदी आवाज में कहा, तुम लोगों को भी ये मैनुअल देखनी चाहिए और ये तकनीक सीखनी चाहिए। इससे न केवल तुम्हारे ध्यान में स्थिरता आएगी बल्कि तुम्हारी कोर भी मजबूत होगी। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया। रोशनी की आंखों में हल्का सा पानी छलकने लगा। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि युवराज इतनी कीमती चीज उन्हें दे देगा। उसकी मेमोरीज में वो सब कुछ ताजा हो उठा जो बचपन से लेकर उन्हें आज तक देखा था और उसे आज तक कोई भी फायदा नहीं उठाने देना चाहता था। लेकिन आज वही रोशनी जिसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था,
उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया था। युवराज ने उस पर भरोसा किया और उसे एक ग्रैंड मास्टर की तकनीक सिखाने के लिए दे दी। यहाँ तक कि उसका बदला लेने के लिए भी युवराज ने टीम काशी को चैलेंज किया था। उसको कभी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बड़ा रिस्क भी लेगा। उसकी आंखों से दो आंसू चुपचाप नीचे आ गए, लेकिन उसने उसे नहीं पहुंचा क्योंकि वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। युवराज ने सबको किताब देते हुए एक भारी चेतावनी भी दी। लेकिन तुम सब एक बात का ध्यान रखना, किसी को भी पता ना चले कि हमारे पास किसी ग्रैंड मास्टर की तकनीक मैनुअल है, नहीं तो वो हमारे बहुत सारे दुश्मन खड़े हो जाएंगे जो इस मैनुअल को हमसे छीनना चाहेंगे, और इसके लिए कोई हमारी जान भी लेने को चूकेगा नहीं। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए अंधेरा छा गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर एक डर भी था जिसे वो शब्दों में नहीं कह सकता था। राधिका जो अब तक चुपचाप थी, उसकी आंखों में झांककर सब समझ गई। वो डर युवराज के लिए नहीं था, वो उन चारों के लिए था। वो चेतावनी के बाद एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। हवा जैसे भारी सी हो गई थी, लेकिन फिर भी उत्सुकता से वशीभूत होकर राधिका ने मैनुअल को खोला और उसके पहले पेज पर एक चित्र था और एक ध्यानात्मक साधु का, जो लगातार अपनी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ उस तकनीक को इस्तेमाल कर रहा था। जैसे जैसे राधिका पन्ने पलटती गई, उसकी भौहें चढ़ती गई। उसकी आंखों में एक चमक की विस्मय लहर दौड़ने लगी थी। सिंधु ने उसका चेहरा देख लिया था और झुककर पूछने लगी, दीदी क्या हुआ, आप इतना चौंक क्यों रही हैं? राधिका ने किताब एक पल को लिए बंद कर दिया और आंखें बंद कर ली, जैसे किसी बहुत गहरे रहस्य को आत्मसात कर रही थी। फिर उसने आंखें खोली और धीमे से बोली, मैं इस मैनुअल को देखकर हैरान हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि यह तकनीक बेहद ताकतवर है और इसकी मैनुअल भी बेहद आसान भाषा में लिखी गई है। लेकिन ये तकनीक इतनी विशाल और गूढ़ है कि इसे पूरे तरह से समझने और अभ्यास करने में कम से कम 2-3 दिन तो लगेंगे। फिर युवराज ने इतने कम समय में इसे कर कैसे लिया? उसके स्वर में न तो जलन थी, न ही संदेह। उसमें केवल एक आश्चर्य था और एक श्रद्धा से भरा हुआ उसका चेहरा था। युवराज ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो राधिका, लेकिन मैं जिस ध्यान तकनीक को बचपन से अभ्यास कर रहा था, वही इस तकनीक का मूल है, और साथ ही मुझे इस तकनीक का बेसिक पहले से मालूम था। इसलिए मुझे ज्यादा समय नहीं लगा इसे आत्मसात करने में। उसके शब्दों में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी, क्योंकि वही उसने अपने दादा की सिखाई हुई बेसिक तकनीक तो वो लगातार हर रोज करता ही आ रहा था, और इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, इसलिए उसने उसे आत्मसात कर लिया था। बिंदु, जो अब तक शांत खड़ी थी, उसने भी किताब की ओर हाथ बढ़ाया। उसके मन में एक नई प्रेरणा जन्म ले रही थी। उन सभी ने तय किया था कि एकांत में जाकर मिलकर इस तकनीक का अभ्यास करेंगे, ताकि उन्हें कोई देख न ले और इस रहस्य का किसी को पता न चले। राधिका ने मैनुअल को अपने बैग में रख लिया और युवराज की ओर देखते हुए बोली, हम इसे जरूर सीखेंगे और जल्द ही तुम्हारे जैसे बनेंगे, शायद उससे भी ज्यादा। युवराज ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और धीरे से कहा, मुझे भी यही उम्मीद है। इसी बीच स्टेडियम से रेफरी के अनाउंसमेंट की आवाजें आ रही थी। कंटेस्टेंट नंबर 089 और कंटेस्टेंट नंबर 001, फाइनल मैच शुरू होने जा रहा है। दोनों प्रतिभागी रिंग में आ जाएं। जैसे ही घोषणा हुई, युवराज और उसके साथ बैठे राधिका, सिंधु, रोशी और तुंद सबके एकदम से नींद टूट गई। पांचों बिना पल गवाए रेस्टरूम से बाहर निकल रहे थे। युवराज ने अपने चेहरे पर बंधे मास्क को हल्के से ठीक किया। उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। बाकी चारों लड़कियां, राशि, सिंधु, राधिका, रोशनी, सभी दर्शक गैलरी की ओर आ रही थी। राधिका की आंखें बस युवराज पर टिकी थी। वो चाहती थी कि आज वो जीते, सिर्फ प्रतियोगिता के लिए नहीं, उसके अपने के लिए भी। उसने अपने आप से प्रार्थना की, हे ईश्वर, उसे शक्ति देना, हिम्मत देना। रिंग में अभी केवल युवराज ही खड़ा था। हवा में एक हल्की सी थरथराहट थी, जैसे कोई भारी तूफान आने वाला हो। तभी स्टेडियम के फर्श पर एक गूंज सुनाई दी, भारी कदमों की, जो धीरे धीरे पास आ रही थी। हर एक कदम जैसे धरती को एकदम से कंपन से भर रहा था। वो कंटेस्टेंट नंबर 001 की एकदम से आने वाली थरथराहट थी। मार्शल आर्ट एकेडमी का सबसे खतरनाक फाइटर, जिसे आर्यन मैन भी कहा जाता था। पूरा स्टेडियम उसकी आहट से कांपने लगा था। उसका भारी भरकम कद, काठी लोहे जैसी भुजाएं और पत्थर जैसी छाती, फौलादी टांगे देखकर लग रहा था कि मानो कोई राक्षस युद्ध के मैदान में उतर आया था। लोगों की सांसें थम गई। जो पहली बार उसे देख रहे थे, उनकी आंखों में भय स्पष्ट था। भले ही उनका चेहरा मास्क से ढका हुआ था, लेकिन उनके मांसल उभरी हुई मांसपेशियां ही काफी थी कि योद्धा की हिम्मत तोड़ने के लिए। जैसे ही राका रिंग में पहुंचा, उसने अपने विशाल शरीर को तनिक झटका और युवराज की ओर देखा। उसकी आंखों में हिकारत की चमक थी। उसके सामने जो एक दुबला पतला सुंदर चेहरा राजघराने का लड़का खड़ा हुआ था।
राका ने एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ रेफरी के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, यह पिद्दी मुझसे लड़ेगा, लेकिन इसे मालूम है कि मैं संत लेवल के स्टेज 5 पर हूँ। इसे तो मैं नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। सच में प्रतियोगिता का लेवल कितना गिर चुका है। अब ऐसे कच्चे खिलाड़ी फाइनल में पहुंचने लगे हैं। राका की बातों पर स्टेडियम में एक हल्की सी खुसर फुसर शुरू हो गई थी, लेकिन रेफरी ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ने राका को और उकसा दिया। तभी राका ने एक तेज चपत रेफरी को मारी और रेफरी सीधे जाकर रिंग में जा गिरा। एकदम सन्नाटा छा गया। युवराज का चेहरा अचानक फीका पड़ गया था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि आज वो जिससे लड़ने जा रहा है वो कोई साधारण आदमी नहीं था। दर्शक गैलरी में बैठी राधिका की भी आंखें फैल गई थी। उसका गला भी सूखने लगा था। इधर जो और चारों लड़कियां बैठी थी उन्होंने भी मन ही मन प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। हे भगवान, युवराज को शक्ति देना, उसकी रक्षा करना। स्टेडियम में जैसे ही समय ठहर सा गया था, सभी तरफ चुप्पी पसरी हुई थी। तभी राका ने उस सन्नाटे को चीरते हुए एक बार फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हायर कमेटी से विनती है, एक और रेफरी भेज दीजिए। ये वाला तो अब लड़ाई देख भी नहीं पाएगा। उसकी बात सुनकर कुछ दर्शक घबरा गए। अब मुकाबला असली रूप आकार ले चुका था। एक और भयावह राका, संत लेवल स्टेज 5 का आर्यन मैन, दूसरी और युवराज। लेकिन उसकी आंखों में जुनून था और उसकी आंखों में विश्वास था। उसके दिल में अपने साथियों के लिए प्यार भी था। युवराज हमेशा से ऐसा ही रहा था। फाइट शुरू होने से पहले यह पल शायद युवराज के जीवन का सबसे बड़ा मानसिक युद्ध था। उसने अपने मांस को एक बार फिर से ठीक किया। उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान थी। वो जानता था कि आज हार या जीत और ये कहीं उससे ज्यादा बड़ा सवाल था। कुछ ही मिनटों में हायर कमेटी ने एक और रेफरी को मैदान में भेज दिया। इस बार जो रेफरी आया था वो पहले से अधिक अनुभवी और सतर्क दिखाई दे रहा था। उसने जैसे ही राका को अपनी ओर आते हुए देखा, वो 2 कदम पीछे हट गया और तेज स्वर में बोला, हमें अब दर्शक और फाइटर्स का वक्त ज्यादा खराब नहीं करना चाहिए। समय आ गया है कि फाइट शुरू हो। दोनों प्रतियोगी रिंग के बीचों बीच आ जाएं और एक दूसरे का अभिवादन करें। रेफरी के इन शब्दों में जैसे माहौल एकाएक स्थिरता हो गया। स्टेडियम में भीड़ ने राहत ली और जब राधिका, रोशनी और सिंधु राशि की बेचैनी भी अब थोड़ी सी युवराज की तरफ ही देखकर निहार रही थी। युवराज ने गहरी सांस ली और फिर अपने कदम आगे बढ़ा दिए। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और उसकी आंखों में किसी भी भय का नामो निशान नहीं था। दूसरी ओर राका, जो अब तक हंसी और तिरस्कार में डूबा हुआ था, अचानक गंभीर हो गया। वो भी धीमे धीमे कदमों से युवराज की ओर लगातार चलता आ रहा था। दोनों फाइटर आमने सामने आ गए थे। दोनों में मार्शल आर्ट के परंपरा के अनुसार एक दूसरे का अभिवादन किया। उस क्षण स्टेडियम में गहरा सन्नाटा छा गया था, जैसे समय खुद सा रुक गया था। उस झुकाव में सम्मान था, परंतु भीतर ही भीतर दोनों की ऊर्जा एक दूसरे से टकरा रही थी। क्या युवराज इस राक्षस का ताकत का सामना कर पाएगा? क्या उसका कॉन्फिडेंस उसे बचा पाएगा? क्या होगा, जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनते हो लेकिन लाइक नहीं करते, ये कैसा प्यार है दोस्तों। कम से कम एक लाइक का बटन दबाने में तो आपका कुछ भी नहीं जाता। लाइक का बटन दबा दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। 414वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अभिवादन के बाद दोनों अपने अपने स्थान पर वापस आ गए। अब मुकाबला शुरू होने वाला था। राका, जो कि मै थाई और शाओलिन कुंफू के मिश्रण का एक्सपर्ट था, अपने मजबूत पैरों को फैलाते हुए घुटनों को थोड़ा मोड़कर एक विशिष्ट रक्षा मुद्रा में खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर निडरता साफ झलक रही थी, मानो वो पहले से जानता था कि लड़ाई सिर्फ वही जीतेगा। वहीं दूसरी ओर युवराज, वो भी शांत था। उसका शरीर तो पतला दुबला था, पर उसकी आंखों में तेज था। उसके पास कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी एक ड्रैगन स्टाइल कुंफू की अद्भुत मुद्रा ले ली, ये वो शैली थी जिसमें गति, आक्रामकता और परवाह का अनोखा मेल था। उसका एक पैर पीछे और दूसरा आगे, दोनों हाथ हवा में एक घुमावदार आकार में उठे हुए। रेफरी ने जैसे ही हाथ नीचे किया और मुकाबले का शुरुआत हो गया। मुकाबला शुरू होते ही राका ने अपनी पहली चाल चली। उसने बाएं पैर से जोरदार किक मारी, लेकिन युवराज ने बड़ी फुर्ती से खुद को पीछे खींच लिया और बाल बाल बच गया। उसकी आंखें अब और अधिक गंभीर हो चुकी थी। उसे अब राका की गति और शैली का अंदाजा लग रहा था। दर्शक गैलरी में बैठी राधिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी हथेली जोड़ ली थी और आंखें बंद कर ली थी और लगातार प्रार्थना की जा रही थी। राका ने दूसरा हमला किया। इस बार उसकी मंशा साफ थी कि युवराज को गिराकर ही दम लेगा। लेकिन जैसे ही उसका मुक्का युवराज की ओर बढ़ा, युवराज ने झुकाव के साथ उसे नीचे सरका दिया और अपने दोनों पैरों से राका के घुटनों पर एक तेज प्रहार किया।
राका हिल गया, पर वो गिरा नहीं। उसने तुरंत खुद को संतुलित किया और एक तेज मुट्ठी युवराज की छाती की ओर चलाई। युवराज ने उस प्रहार को अपनी कलाई से मोड़ दिया और पीछे हट गया। दोनों के बीच अब रफ्तार बढ़ चुकी थी। अब वे रुक रुक कर हमला नहीं कर रहे थे। राका का हर वार मैकेनिकली और शक्तिशाली था, लेकिन युवराज की हर गति तरल और अप्रत्याशित थी। उसके मूवमेंट में एक लय थी और दर्शकों को सम्मोहित कर रही थी। इस संघर्ष के बीच दर्शकों की सांसें थम सी गई थी। स्टेडियम अब किसी मठ की तरह शांत था, जहां केवल सांसें टकरा रही थी। राका अब थोड़ा चिढ़ने लगा था। उसने सोचा नहीं था कि दुबला पतला लड़का उसके हर वार को बच जाएगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी, जबकि युवराज अब भी शांत खड़ा था। अचानक राका ने एक छलांग लगाई और हवा में घूमते हुए अपने पैरों से एक डबल स्पिन किक चलाई। यह उसका फिनिशिंग मूव था, जिसे खाकर कोई भी ट्रिक नहीं पाएगा। और लेकिन युवराज ने वो तक नीचे से सरक गया। उसी समय जमीन से एक जोरदार लात राका की पसलियों पर दे मारी। राका कुछ कदम पीछे हटा, लेकिन अब खड़ा भी रहा था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला और भड़क गई थी। अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली ताकत क्या होती है, उसने एकदम से भर्राते हुए कहा। उसका अब तेज और दमदार प्रहार किसी राउंड किक हवा में लहराता हुआ युवराज की पसलियों की ओर आया। युवराज ने खुद को पीछे खोसने की कोशिश की, लेकिन राका की गति किसी बाउंडर के जैसी थी। पहली किक ने युवराज की दाहिनी बाजू को छुआ और उसके संतुलन को बिगाड़ दिया। युवराज ने संभलने की कोशिश की, लेकिन युवराज राका ने बिना पल गवाए दूसरी राउंड किक उसकी बाई जांग की ओर चला दी। इस बार राका ने पूरी तरह निशाना साधा और युवराज थोड़ा लड़खड़ा गया। भीतर ही भीतर युवराज को अपनी चेतना के कुछ अजीब से महसूस होने लगे थे। राका की असीमित ऊर्जा अब उस पर भारी पड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके देह में बह रही असीमित ऊर्जा अपना संतुलन खो रही थी। युवराज की सांसें तेज हो गई थी और आंखों के सामने धुंधल सी छाने लगी थी। ये क्या हो रहा है मुझे, उसने मन ही मन कहा। उसकी मांसपेशियां भारी हो गई थी और हर हरकत पर एक बोझ की तरह महसूस कर रहा था। वो वार उसे स्थिति में नहीं था कि वो बचने की कोशिश करे। राका की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। वो जान गया था कि उसकी ऊर्जा युवराज के विरुद्ध काम करने लगी है। उसने एक के बाद एक 3 राउंड किक मारी। पहले युवराज की छाती पर, दूसरे कंधे पर और तीसरा उसके सीधे सिर के पास से गुजरी। युवराज ने तेजी से झुककर उस आखिरी किक को से बचा लिया, लेकिन उसके शरीर में गति अब मंत्र होती जा रही थी। दर्शक गैलरी में बैठे सभी लोगों की सांसें थम चुकी थी। हर किसी की निगाहें उस दुबले पतले लड़के पर थी, जो अब तक इतनी उम्मीदों का केंद्र बन गया था, और अब उसके हिलने में भी कठिनाई हो रही थी। कई लोगों ने तो अपने मोबाइल पर बैटिंग ऐप खोलकर राका की जीत पर दांव लगाना शुरू कर दिया था। वीआईपी लॉन्ज में बैठे सीनियर फाइटर, जिनमें साउथ 7 एकेडमी के 2 मास्टर, नॉर्थ ब्लेड स्कूल के प्रमुख और खुद सीनियर अभिमन्यु के साथ गुरुजन भी शामिल थे, अब राका को विजेता मान चुके थे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, कंटेस्टेंट नंबर 089 तेज तो है, लेकिन अब 001 की ताकत उस पर भारी पड़ रही है। सीनियर अभिमन्यु, जो अब तक शांत बैठे थे, उन्होंने भी हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता की लकीरें थी। उन्हें पता था कि युवराज के पास ताकत तो है, लेकिन वो ताकत यदि नियंत्रित न रही तो उसके खिलाफ हो सकती है। राधिका, रोशनी, सिंधु, राशि, सभी दर्शक गैलरी में बैठे एक दूसरे का हाथ थामने लगे थे, और वो डर रहे थे कि कहीं युवराज अपनी ताकत को खो न दे। इधर राका पूरी तरह से आक्रामक हो चुका था। उसके चालों में अब कोई संयम नहीं था। क्रूरता लगातार उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। राका ने जोर से चिल्लाते हुए एक दमदार घुटना युवराज की छाती पर दे मारा। भीड़ में बैठे लोग चौंक गए। युवराज ने अपनी दोनों हथेलियों से उस वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ऊर्जा अस्थिर हो चुकी थी। वार ने उसे पीछे धकेल दिया और वो रिंग के दीवार से जा टकराया। उसके होठों से खून रिसने लगा। वो घुटनों के बल बैठ गया और राधिका की चीख हल्की सी गूंज गई, युवराज! तभी घंटी बची और घंटे की तेज गूंज के साथ पहले राउंड की समाप्ति की घोषणा हो गई। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों के बीच एक सन्नाटा सा छा गया था। रेफरी ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अनाउंसमेंट की, पहले राउंड के विजेता हैं कंटेस्टेंट नंबर 001। पूरा स्टेडियम एक बार फिर से गूंज उठा, लेकिन इस बार तालियां और चीखों में से एस्टोरोटोरिक डर भी छिपा हुआ था। सबने देखा था कि राका ने किस क्रूरता से युवराज पर वार किया था। उसकी राउंड किक की रफ्तार, उसकी ताकतवर ऊर्जा और उसकी आंखों में तैरती क्रूरता किसी भी साधारण फाइटर को विचलित कर सकती थी। युवराज थोड़ा लड़खड़ाते हुए अपने कॉर्नर की ओर बढ़ा। उसके होठों से खून आ रहा था और उसकी सांसें तेज हो गई थी। चेहरे पर लगातार पसीना भी आ गया था। तभी दर्शक गैलरी में बैठे
राधिका, रोशनी, सिंधु और राशि वो दौड़ती हुई उसके पास आई और राधिका ने उसके पास पहुंचते ही युवराज का फेस मास्क नीचे खींचा और झुककर अपने उसके होठों से रिश्ते हुए खून के उसको स्कार्फ से कोने के धीरे धीरे साफ करने लगी। उनके चेहरे एक दूसरे के इतने करीब थे, कुछ पल के लिए दुनिया जैसे रुक सी गई थी। राधिका की आंखों में नमी आ गई थी, लेकिन वो नमी डर की नहीं थी बल्कि प्यार की थी। उसकी आंखें एकदम मासूम सी हो गई थी। युवराज ने जब उसकी आंखों में देखा तो एक सिरहन उसके दिल में उठ गई। उसे राधिका की आंखों में आज वही झलक दिखाई दे रही थी जो कभी उसको माही की आंखों में दिखाई देती थी। एक अजीब सा सुकून उसके अंदर तैरने लगा था। उन दोनों की आंखों में मुलाकात अब किसी साधारण नजरबंदी की नहीं थी। ये वो पल था जहां एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को के बीच की दीवार टूट चुकी थी। राधिका को अचानक एहसास हुआ कि ये फाइट केवल एक प्रतियोगिता फाइनल की नहीं, उनकी आखिरी मुलाकात भी हो सकती थी। उसे डर था कि कहीं ये लड़ाई उनके बीच की दूरियों की वजह न बन जाए। कहीं वो नहीं चाहते थे कि युवराज उसे छीन ले। दूसरी ओर युवराज के दिल में कुछ वैसा ही हलचल था। क्या यह आखिरी बार था कि जब वो राधिका की आंखों में इतना गहरा अपनापन देख रहा था? क्या ये मुमकिन है कि लड़ाई के बाद वो फिर से पहले जैसे न रह पाई? दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उधर रोशनी जो पास में खड़ी थी, इन दोनों की नजदीकियों को देखकर भीतर ही भीतर जलने लगी थी। वो जानते थे कि युवराज का दिल शायद कभी उसके लिए नहीं धड़का, लेकिन फिर भी वो अपनी ताकत और उसकी गंभीरता और उसकी आंखों में छिपी बेचैनी से खिंच सी गई थी। राधिका, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करो, अभी हम स्टेडियम में हैं। उसने बहुत धीमे स्वर में इतना कहा कि युवराज तक ने नहीं सुना। तभी राशि ने युवराज को पानी की बोतल थमाई। उसने धीरे से पानी पिया, फिर सिंधु ने एक गर्म तौलिए से उसकी मांसपेशियों पर रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। युवराज ने थोड़ी ही राहत महसूस की। सिंधु की ओर झुकते हुए उसके कान में कुछ फुसफुसाया। युवराज की बात सुनते ही सिंधु की आंखों में हैरानी की चमक उभरी, लेकिन उसने बिना कोई सवाल पूछे चुपचाप वहां से निकला और अमल करना बेहतर समझा। राधिका और रोशनी दोनों ने युवराज की ओर देखा। उनके चेहरों पर सवाल थे लेकिन आवाज नहीं। युवराज की आंखों में एक अनजाना कॉन्फिडेंस लौटने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो अगले राउंड के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया था। स्टेडियम की हवा में सिरहन दौड़ने लगी थी। क्या होने वाला था अब? क्या युवराज फाइट में दोबारा संतुलित बन पाएगा? और उसने उसको राशि को क्या कहा था? क्या हुई थी उनके बीच की बातें? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, 415वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राधिका ने जब युवराज से पूछा कि अब क्या करना है, तो उसने अपनी सांसें नियंत्रित की और धीरे से बोला, अब बस फाइट पर ध्यान देना है, भावनाएं बाद में। अभी वक्त है उस इंसान को हराने का जिसके अपने अहंकार ने उसको रोन दिया है। फिर उसने राधिका का एक सीधा सवाल किया, राधिका, तुम्हें 001 की कोई कमजोरी दिखी क्या? राधिका ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपनी और आवाज में बोली, नहीं, मुझे उसकी कोई तकनीक कमजोर नहीं दिखी, लेकिन हाँ, उसकी असीमित ऊर्जा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो मास्टर अभिमन्यु ने बताया था, वो खुद नहीं जानता कि कब, कहां और उसको कितनी ऊर्जा खर्च करनी चाहिए। युवराज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मानो वही उत्तर वो खुद भी सोच रहा था और राका की बेकाबू ऊर्जा उसके विरुद्ध ही प्रयोग करना चाहता था। इतने देर में घंटी बज गई। रिंग के चारों कोने में ध्यान एक ही बिंदु पर आ गया, छोटा सा घेरा जहां पर इतिहास रचना जा रहा था। चारों तरफ बैठे हजारों दर्शकों की निगाहें अब उसी रिंग पर टिक गई थी। तभी रेफरी ने अनाउंसमेंट की, दोनों फाइटर्स जल्दी से रिंग के बीच में आ जाएं, दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है। जैसे ही दोनों बीच में आए, रेफरी ने फिर से अनाउंसमेंट की, लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरा राउंड शुरू होता है, शुरू होता है। उसने सीटी बजाई और दूसरा राउंड शुरू हो गया। राका एकदम से शेर की तरह युवराज के ऊपर फौरन से टूट पड़ा। पहले ही तरह इस तेज राउंड किक से उसने सीने पर एकदम से मारा, लेकिन युवराज ने इस बार हाफ स्टांस की मजबूती ब्लॉकिंग पोजीशन में आकर उस वार को हवा में ही रोक दिया। राका की टांग उसके कंधे को छू भी नहीं सकी। दर्शक गैलरी में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पहली बार किसी ने राका की ताकत को खुलेआम रोक दिया था। वीआईपी लॉन्ज में बैठे सीनियर फाइटर अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। उनकी आंखों में हल्की सी उत्सुकता थी और कुछ भ्रम भी था। क्या वाकई में लड़का कुछ कर सकता है? राका को जैसे सहन नहीं हुआ, उसने दोबारा हमला किया और इस बार दोनों हाथों मुक्कों की बारिश करते हुए युवराज की ओर लपका। लेकिन युवराज अपने ड्रैगन स्टाइल की
ड्रैगन स्टाइल की डिप्लेक्स एंड स्लिप तकनीक से उसका हर पंच बाएं दाएं घूमकर चकमा देता गया। राका पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था, जबकि युवराज शांत, स्थिर और केंद्रित नजर आ रहा था। उसकी सांसों में कोई तेजी नहीं थी और उसने आंखें में हर मूव जैसे कोई पहले ही अभ्यास करके तैयारी करके आया हो। राका ने हवा में एक खतरनाक फ्लाइंग नी अटैक किया, लेकिन युवराज ने झुककर समय से पहले उस अटैक को मिस कर दिया। राका की टांग हवा में घूमी और उसका संतुलन बिगड़ गया। इस बार युवराज ने अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हटा और बिल्कुल स्थिर खड़ा होकर राका की ऊर्जा को खुद में ही उलझा दिया। पांचवें मूव तक आते आते राका की सांस फूलने लगी। उसकी कद काठी और मांसपेशियां अब जैसे भारी होने लगी थी। उसकी असीमित ऊर्जा अब उसका बोझ बन गई थी, जो हर वार में अपना सब कुछ झोंक दे रहा था। जबकि युवराज अब तक सिर्फ रक्षा में, और परंतु एक ऐसी रक्षा में जो खुद में आक्रमण की भूमिका लिए हुई थी। राधिका की आंखें अब अस्वस्थ हो चली थी। उसके हाथ जुड़े हुए थे, मानो वह हर क्षण भगवान का धन्यवाद कर रही थी। उसका युवराज अब सही रास्ते पर था। रोशनी भी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो सोच रही थी कि कितना शांत है ये, कितना गहरा, और शायद उसकी यही सबसे बड़ी ताकत है। सिंधु भी इतनी देर में युवराज की कहा हुआ काम करके आ गई थी। उधर राशि पहले कॉन्फिडेंस से डगमा तो रही थी, पर अब उसके चेहरे पर भी चमक आ गई थी। वीआईपी सेक्शन में एक सीनियर फाइटर ने बगल वाले के साथ धीरे स्वर में बोले, अगर ये लड़का इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो राका की हार तो निश्चित है। ये लड़का अब लेजेंड बन जाएगा। रिंग में अब राका थोड़ा पीछे हटा। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। अब वो समझने लगा था कि उसका हर वार व्यर्थ क्यों जा रहा है। सामने खड़ा दुबला पतला लड़का, उसकी आंखों में न तो भय था न ही घमंड। उसके लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका था। युवराज ने अपनी उंगलियों को मोड़ा, फिर खोला और एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर अब अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था। राका ने बिजली की गति से आगे बढ़ते हुए तेज की युवराज के सिर की ओर मारी, लेकिन युवराज ने हॉन्ग स्टांस का उपयोग करते हुए अपने दोनों हाथों को सिर के पास इस तरह लपेटा कि वह वार हवा में ही रुक गया। राका को थोड़ा झटका फिर से लग गया, लेकिन उसकी फुर्ती से एक और उसने मूव लिया, एक स्पिन बैक किक जो युवराज के पेट की ओर मार रहा था। लेकिन युवराज ने उस किक के रास्ते को भांपते हुए खुद से झुका लिया और पलटकर पीछे हटा। स्टेडियम में बैठे दर्शकों की आंखों में चमक आ गई थी। एक कोना फिर से जस्टिस किंग के नारों से गूंज रहा था, लेकिन दूसरा कोना आयरन मैन के गर्ज में डूबा हुआ था। वीआईपी लॉन्ज में बैठे सीनियर फाइटर अब बारीकी से हर मूव की चर्चा करने लगे थे। साउथ सेवर एकेडमी के मास्टर बोले, कंटेस्टेंट नंबर 001 की ताकत तो अपार है, लेकिन वो अपनी ऊर्जा को अब नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। देखो, उसके मुंह में हर फोर्स तो है, लेकिन फोकस नहीं। वहीं नॉर्थ ब्लेज क्लास के गुरु ने कहा, यह कंटेस्टेंट नंबर 089 की ब्लॉकिंग और टाइमिंग कमाल की है। ये हांग स्टाइल, और फिर ये लो डॉज और तुरंत बैक शिफ्ट, ये सब ड्रैगन स्टाइल कुंग फू के एडवांस फॉर्म है। ये लड़का बिना किसी स्कूल की ट्रेनिंग भी से अब ये सब कर कैसे रहा है। उधर राका ने एक और जबरदस्त फ्रंट थ्रस्ट मारी। युवराज ने उसके हमले से फिसल कर पीछे गया, लेकिन रिंग के किनारे तक आते ही उसने खुद को संभाल लिया। राका ने सोचा कि शायद वो सही मौका है। उसने तुरंत उसकी ओर भागकर आया, लेकिन यही युवराज का प्लान था। जैसे ही राका ने उड़ती हुई नी किक मारी, युवराज ने पीछे हटते हुए उसके एक पैर को अपने कंधे पर ले लिया और फिर हल्के से झटके के साथ उसे पीछे की ओर धकेल दिया। राका पहली बार लड़खड़ा गया। उसकी आंखों में क्रोध की जगह स्थिरता आ गई थी। उसे एहसास हो गया था कि सामने वाला कोई मामूली और नहीं है। ये लड़का अपने हर मूव में मानसिक स्थिति और संतुलन के साथ लड़ रहा है। फाइट अब बराबरी की हो चली थी। कभी राका वार करता तो युवराज उसे काटता, तो कभी युवराज वार करता तो राका उसे काट देता। स्टेडियम अब पूरी तरह से दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक हिस्से से आवाज आती, जस्टिस किंग, अब समय आ गया है न्याय का। वहीं दूसरी से और आवाज से गूंज रही थी, आयरन मैन कभी नहीं हारता। इसी बीच राका ने लहराते हुए अपने दोनों पैरों से एक साइड किक मारी, और ये मूव उसकी खासियत थी, डबल थंडर किक, जिसे देखकर कई फाइटर घायल हो चुके थे। लेकिन युवराज ने जैसे उसके पहले पैर की गति को पकड़ा, उसने एकाएक खुद को जमीन पर गिराते हुए स्नैक स्लाइड मूव का प्रयोग किया और राका के दोनों पैरों के बीच से निकल गया। वीआईपी सेक्शन में बैठे एक बुजुर्ग मास्टर दंग रह गए। वो बोले, ये मूव तो मैंने आखिरी बार अपने मास्टर में देखा था, वो भी 50 साल के थे। इस लड़के ने सिर्फ ये ताकत नहीं, इतिहास बसता है। अब दोनों की सांसें तेज हो चली थी, लेकिन आंखों में हौसले की ज्वाला धधक रही थी। कोई हार नहीं मानना चाहता था,
राका अब थोड़ी घबराहट में तो आ गया था, लेकिन उसकी ऊर्जा थोड़ी थोड़ी बिखरने भी लगी थी। वहीं युवराज अब उसकी हर कमजोरी को भांपने की स्थिति में था। दूसरे राउंड का वक्त लगभग पूरा होने को आ गया था, लेकिन किसी के चेहरे पर थकान नहीं थी, केवल समर्पण था। रेफरी ने बीच में आते हुए फिर से घंटे बजाई और दूसरा राउंड खत्म हो गया। दोनों फाइटर ने एक दूसरे की ओर देखा। इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, एक दूसरे के प्रति सम्मान भी था। जैसे रेफरी ने घोषणा की, लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरा राउंड बराबरी पर खत्म होता है और यह निर्णायक राउंड तीसरे पर टिका है। और तीसरे राउंड की खास बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। तीसरे और फाइनल राउंड के नियमों के अनुसार दोनों फाइटर एक एक हथियार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, स्टेडियम की भीड़ फिर से गूंजने लगी। कुछ लोग रोमांच से चिल्लाने लगे ने कुछ लोग अपने मोबाइल स्ट्रीमिंग चालू कर दी ताकि इस ऐतिहासिक पल को कैद किया जा सके। वीआईपी लॉन्ज में बैठे सीनियर फाइटर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए, जैसे उन्हें इस पल का वर्षों से इंतजार था। रेफरी के आदेश पर दोनों फाइटर युवराज और राका ने अपने अपने कॉर्नर में लौट गए। दोनों के चेहरे पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही आक्रोश और संकल्प था कि वो आज तो जीत कर ही जाएंगे। युवराज जैसे ही अपने कॉर्नर में आया, राधिका, रोशनी, सिंधु और राशि फिर से वहीं आ गई उसके पास, और राधिका ने बिना कुछ कहे एक बार फिर उसका चेहरा साफ किया, लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा भावुक लग रही थी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। रोशनी ने इस बार कोई टोका टोकी नहीं की, शायद अब वो युवराज की गंभीरता को समझने लगी थी। सिंधु अब जाकर समझ आ गया था कि युवराज ने पिछले राउंड में उससे वो खास हंटर तार क्यों मंगवाया था। वो तार एक पतला लेकिन अत्यंत मजबूत स्टील का बना हुआ था। ये तार इतना तेज था और लचीला था कि इससे हवा को चीरकर वार किया जा सकता था, और यदि सही जगह पर लगे तो सामने वाले की हड्डी भी कट जाए। सिंधु ने तुरंत अपने बैग से हाथ डालकर वो स्टील वायर निकाला और आदरपूर्वक युवराज को दे दिया। युवराज ने उस तार को अपने हाथ में लिया, उसकी चिकनाई और लचीलापन महसूस किया और फिर उसने अपने कमर में सावधानी से लपेट लिया। रोशनी ने गंभीर स्वर में कहा, उसके पास भी कोई खतरनाक हथियार होगा, लेकिन याद रखना सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा धैर्य ही है। राशि ने युवराज को ठंडा पानी पिलाया और एक साफ तौलिए से उसके माथे पर पोंछना शुरू कर दिया। राधिका ने एक छोटी सी शीशी से आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से बना तेल निकालकर युवराज की कलाई और कोहनी के हल्के से मालिश कर दी। ये तेल दर्द को खींच लेता था। राधिका ने पूछा, क्या तुम तैयार हो युवराज? अब क्या कहेगा युवराज राधिका को, और क्या वो उसको हरा पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांचक आगे होने वाली है। जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। और दोस्तों, कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहिए।